अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ रहमान खोकर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की ये वीडियो सीरीज हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तानी इनकम टैक्स को जानना चाहता है। इंशाअल्लाह इस वीडियो सीरीज में हम सेक्शंस को स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो सीरीज इसी तरतीब में चलेगी जैसा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। लास्ट वीडियो में हमने क्लॉज 29 तक कवर किया था। Income year means income year as defined in the repealed ordinance. इनकम ईयर की डेफिनेशन के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रेफर कर रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 को, और इसके अकॉर्डिंग इनकम ईयर को असेसमेंट ईयर के रिलेशन में देखा जा रहा है। इनकम ईयर इन रिलेशन टू एनी असेसमेंट ईयर means the financial year next preceding the said assessment year. Now, what is assessment year? तो इससे मुराद है assessment year that comes after the financial year. इसको हम इन डिटेल वीडियो 2 में देख चुके हैं। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन तक जा सकते हैं। Now, what is financial year? Financial year is a period of 12 months. For example, Islamic year, Muharram to Zilhaj, कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर। बिल्कुल इसी तरह एक फाइनेंशियल ईयर यानी मालियाती साल होता है। फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त फेब 2022 में हैं, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? क्योंकि अभी जून जुलाई तो आया नहीं है, तो इसको सिंपली यूं समझें कि लास्ट ईयर का जुलाई और नेक्स्ट ईयर का जून, यानी 1 जुलाई 2021 टू 30 जून 2022। तो इस वक्त हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हैं। ओके, तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। असेसमेंट ईयर ये फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है। इसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं, इसको असेस किया जाता है। अब हम प्रीवियस ईयर को देखते हैं। प्रीवियस ईयर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, यानी मालियाती साल की। फाइनेंशियल ईयर ये एक अकाउंटिंग टर्म है, ये फिक्स्ड होती है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई टू 30 जून होता है। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक भी हो सकते हैं और अलग भी। इस टॉपिक को हम सेक्शन 74 में दोबारा देखेंगे। Individual pension account means an account maintained by an eligible person with a pension fund manager approved under the Voluntary Pension System Rules 2005. क्लॉज 29B पेंशन फंड अकाउंट की डेफिनेशन के लिए रेफर कर रही है वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 को। पेंशन फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर हर इंडिविजुअल अकाउंट को एक इनफरादी नंबर असाइन करता है ताकि रिसीव किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन को फ्रंट एंड फी डिटेक्ट करके फौरी तौर पर इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि इससे सब फंड्स यूनिट्स को परचेज किया जा सके। कंट्रीब्यूशन को किस तरह सब फंड्स को एलोकेट करेंगे ये एसईसीपी टाइम टू टाइम बताता रहेगा। अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए पॉलिसीज़ में बताया गया होता है कि किस तरह कंट्रीब्यूशन को सब फंड्स को एलोकेट किया जाएगा, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन देने वाले की तरफ से एलोकेशन की परसेंटेज को सिलेक्ट ना किया गया हो तो पेंशन फंड मैनेजर इसको मुख्तलिफ सब फंड्स को एलोकेट करेगा एसईसीपी की दी गई पॉलिसी की परसेंटेज के अकॉर्डिंग। पेंशन फंड मैनेजर साल में कम से कम एक बार कंट्रीब्यूशन को री एलोकेट करेगा सब फंड्स को, और इस बात को इंश्योर यानी यकीनी बनाएगा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स के यूनिट्स को इनकी सिलेक्टेड परसेंटेज के मुताबिक ही एलोकेट किया गया है, और जहां परसेंटेज को सिलेक्ट नहीं किया गया वहां एलोकेशन
SECP की दी गई पॉलिसी के अकॉर्डिंग की गई है। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट किसी हुक्मनामे, कर्ज, गिरवी या किसी लायबिलिटी से लिंक नहीं होगा और ना ही चार्जेबल और असाइनेबल होगा, और चार्ज या असाइन का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। और पार्टिसिपेंट के बैंक करप्ट होने की कंडीशन में कोई रकम किसी ट्रस्टी या शख्स को नहीं दी जाएगी जो इसके क्रेडिटर्स के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। Industrial undertaking means an undertaking which is set up in Pakistan and which employs 10 or more person in Pakistan and involves the use of electric energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not engaged by human or animal energy, or 20 or more person in Pakistan and does not involve the use of electric energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal energy and which is engaged in the manufacture of goods or materials or the subjections of goods or material to any process which subsequently change their original condition, or shipbuilding, generation, conversion, transmission or distribution of electrical energy, or the supply of hydraulic power, or the working of any mine, oil well or any other source of mineral deposits. From the first day of May 2020, a person directly involved in the construction of building, roads, bridge and other such structures or the development of land to the extent and for the purpose of import of plant and machinery to be utilized in such activity, subject to such conditions as may be notified by the board. From the first day of July 2020, a resident company engaged in the hotel business in Pakistan and the telecommunication companies operating under the license of Pakistan Telecommunication Authority. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से मुराद है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेटअप पाकिस्तान में हो और इसने पाकिस्तान के लोगों को ही एम्प्लॉय रखा हो। अब यहाँ इस पॉइंट पर कंडीशंस अप्लाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन है सेटअप पाकिस्तान में होगा, 10 या 10 से ज़्यादा लोग एज एम्प्लॉय काम कर रहे हों और काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया जा रहा हो, यानी खालिस मशीन वर्क की बात की जा रही है जिसे डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड कंडीशन ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करती, तो इसके लिए पर्सन्स की तादाद 20 या 20 से ज़्यादा होनी चाहिए और वो मुंदरज झेल 4 कामों में से किसी एक काम में इन्वॉल्व हों तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएगी। नंबर 1 पे बात की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें प्रोसेस के ज़रिए रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करके मटेरियल की कंडीशन को बिल्कुल तब्दील कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट को याद रखना है कि कन्वर्जन इनटू गुड्स और कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स में फ़र्क है। दोनों कंडीशंस में रॉ मटेरियल की शक्ल तो बदल जाती है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। इसके लिए अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया को देखें तो हमें ऐसे बिजनेस नज़र आएंगे जो लेदर की वॉशिंग एंड क्लीनिंग वगैरह के बाद इसे दूसरे बिजनेसेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस काम में फिनिश गुड्स कई स्टेप के बाद तैयार होती है। नंबर 2 पे बात की जा रही है शिप बनाने वाली कंपनीज की। नंबर 3 पे बात की जा रही है ऐसे इदारों की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
हाइड्रोलिक पावर की सप्लाई करते हैं। इसकी एग्जाम्पल के लिए हम हमारे घर, ऑफिस, कॉलेज में यूज होने वाली इलेक्ट्रिक को ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल में कंपनी की तरफ से अक्सर मिलने वाला मैसेज शामिल नहीं होगा। मोअज़्ज़िज़ सारिफ, कल सुबह 9 से शाम 6 बजे तक लाइट बंद रहेगी। अब हमारे घर, कॉलेज, ऑफिस वगैरह को जो कंपनीज इलेक्ट्रिक दे रही हैं वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं और इन तक इसको भेजने से पहले प्रोसेस और कन्वर्जन करने वाली कंपनीज भी इसमें आएंगी। नंबर 4 पे बात हो रही है माइंस, ऑयल वेल, अदर सोर्सेज ऑफ मिनरल्स की, यानी कोयला निकालना, तेल निकालना या दूसरे मिनरल्स को निकालने वाली कंपनीज भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ही आएंगी। क्लॉज सी का पॉइंट बी 30 जून 2021 को क्लॉज से हटा दिया गया था, जिसका कंक्लूजन ये है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिसको बोर्ड ने अंडरटेकिंग कहा है और ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई किया है उसे भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहा जाएगा। लेकिन अब यह पॉइंट इस क्लॉज का हिस्सा नहीं है। क्लॉज 29C में पॉइंट बी को ओमिट करने के साथ ही इसमें पॉइंट ए को शामिल किया गया और इसके अकॉर्डिंग 1 मई 2020 से अगर एक पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस या इस तरह की दूसरे स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन में या फिर डेवलपमेंट ऑफ लैंड में और प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट का प्रोसेस, इनको इस तरह की एक्टिविटीज में इस्तेमाल करना हो, लेकिन बोर्ड की नोटिफाइड कंडीशंस के साथ ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के ही अंडर आएंगे। पॉइंट ए बी के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2020 के बाद से कोई भी रेजिडेंशियल कंपनी जो होटल के बिजनेस में इंगेज है वो भी क्लॉज 29C के अंडर आएगी, यानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आएगी। क्लॉज 29C में पॉइंट सी डील कर रहा है इन कंपनीज से जो पीटीए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से लाइसेंस लेके काम कर रही हैं।